हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए भाई, अब तो होली हो गई है और देखिए पेपर नज़दीक भी बहुत है। CHSL का देखिए पेपर स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है, दिन में 4 शिफ्ट है उसकी। तो अब ये सारी चीज़ें, होली का हुड़दंग और ये सब एक तरफ रखते हुए फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए तो भाई देखिए, हम लोग फिर GS के एक पैटर्न पे आ गए हैं। GS का जो पेपर है उस पे आ गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ठीक है, देखो संविधान में जो संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत है। इसका भाग कौन सा है? तो ये भाग है 20 में। ठीक है, भाग 20 में है। ठीक है, और लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है संविधान से संशोधन, ये संशोधन करने की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक, और संविधान संशोधन जो कितने प्रकार का होता है? संविधान संशोधन होता है दोस्तों 3 प्रकार का। कौन कौन से? एक तो देखो साधारण बहुमत से आप संशोधन कर सकते हो, 2/3 बहुमत से कर सकते हो, और 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे जो राज्य होंगे उनके समर्थन से इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट थे। अब बात आती है, देखो 144 अनुच्छेद 144 में क्या है? इसके तहत जो है सिविल और न्याय प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता के कार्य किए जाने के संबंध में है ये। ठीक है, फिर 198 में क्या है? विधानसभा में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है ये। और 356 आपको पता होगा कि ये राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक, हाँ दोस्तों देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। देखिए वीडियो को लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, और ना ही आपको इसमें कमेंट करने में कोई पैसा लगता है, और शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों देखिए, लाइक कमेंट और शेयर तो जरूर ही कर दिया करें, और जितने भी नए लोग जुड़ते हैं भैया सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ही ये सारी इतनी मेहनत हम लोग करते हैं कि जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ की कमी ना रहे और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें हर हाल में। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ना कोई परेशानी है, और आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसे अपना साथ बनाए रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो देखो जो क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसमें कोच्चि पड़ेगा। कोच्चि को अरेबियन सी के जो है क्वीन माना जाता है। ठीक है, ये ठीक। चलिए कुछ नाम और होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ईश्वर का जो निवास स्थान है उसको वहां किसको माना जाता है? वो है प्रयागराज। ठीक है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को, बुनकरों का शहर पानीपत को, त्योहारों का नगर मदुरै को, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को, पूर्व का पेरिस जयपुर, और खुशबुओं का शहर कन्नौज। ठीक है, जिसमें से आपको बुनकरों का शहर पूछा जा चुका है, और 5 नदियों की भूमि ये भी पूछा जा चुका है, और पूर्व का पेरिस ये पूछा जा चुका है, क्वीन ऑफ डेक्कन ये भी पूछा जा चुका है। चलिए 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? चलिए आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। पर्यटन का भूगोल, राजनीतिक भूगोल, संसाधनों का भूगोल, कृषि का भूगोल। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो देखो जो राजनीतिक भूगोल होता है वो आर्थिक भूगोल से कहीं भी रिलेटेड नहीं होता। बाकी देखो पर्यटन भूगोल उसी से रिलेटेड है, संसाधनों का भूगोल ये भी, और कृषि का भूगोल ये भी। राजनीतिक भूगोल जो होता है वो पॉलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नील की बलत कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या था? दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, मुंडा विद्रोह, या चंपारण विद्रोह? तो देखो जो नील की खेती के लिए महात्मा गांधी जी ने जो है जो विद्रोह किया था वो चंपारण विद्रोह सत्याग्रह था। ठीक है, क्या था? चंपारण सत्याग्रह। और ये था क्या चंपारण? देखो चंपारण एक जगह का नाम है। ठीक, चंपारण में जो तीनकठिया जो प्रथा थी, चंपारण में जो तीनकठिया प्रथा थी, इसका तात्पर्य क्या था? तीनकठिया प्रथा का इसका तात्पर्य ये था कि 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। ठीक,
इसके अलावा महात्मा गांधी ने कई सत्याग्रह किए हैं, उनमें से देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। गांधी जी ने जो एक खेड़ा सत्याग्रह किया था वो 1918 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, 22 में ये खंडित कर दिया था, महात्मा गांधी ने ही इसको खत्म कर दिया था। क्यों खत्म कर दिया था, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पिछले वाले टेस्ट पेपर में भी पूछा था, तब मैंने डेट से पूछा था। तब महात्मा गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया था। कब, ये 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें पूरी चौकी को जो है जला दिया था, जिसमें बहुत से पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इस वजह से, इससे परेशान होकर, इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने जो है इसको असहयोग आंदोलन को 1922 में खत्म कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चलिए 1857 के विद्रोह में अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। देखो, जब बात चल रही है 1857 के विद्रोह में सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, तो ये थी 41वीं इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है। और इसमें था क्या, इसी ने विरोध कर दिया था कि जो है चर्बी वाले कारतूसों को हम लोग जो है अपने उसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये पैदल सेना जो थी इसी में शामिल थी, और उसी ने ही इसका विरोध कर दिया था, जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति हो गई थी। इसमें मंगल पांडे जो थे बैरकपुर में शामिल थे, ठीक है। मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे की जो घटना जो थी वो कहाँ से शामिल थी, वो शामिल थी बैरकपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो 30 दिसंबर 2003, 15 अगस्त 2005, 1 जनवरी 2000, 12 अप्रैल 2005। तो ये चालू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। ये उस समय की घटना थी, तो इसलिए इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन ये, ठीक है। बाकी डेट आपको बता दी, यहाँ से अगर पूछा जाता है तो सिर्फ डेट ही पूछी जा सकती है। चलिए 7 नंबर देखिए, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चलिए अमृतसर, चंडीगढ़, शिमला और बरेली। तो देखो, जैसा कि श्री गुरु रामदास जी, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ है, ये अमृतसर में है, ठीक है। चलिए कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, पिछले भी सेट पेपर में मैंने बताया था, इस सेट पेपर में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। चलिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। कंपेगोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, और दाबोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है। ये सारे के सारे मैंने पिछले सेट पेपर में भी बताए थे। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 में क्या लिखा है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और शामिल हैं। तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें भी आपको पता है कि 4 वेद कौन कौन से हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शिल्प वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यही सारे के सारे जो हैं 4 वेद, और कुछ नहीं है। हाँ, और एक चीज़ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है ऐसे ही, जो इसी से रिलेटेड होती है, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो जो सत्यमेव जयते लिया गया वो कहाँ से लिया गया? मंडोपनिषद से लिया गया है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है, कामगारों का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जो मानसिक कार्य करता है कहलाते हैं किसान, सफेद पोस्ट कार्यकर्ता, प्लम्बर या कारीगर। कामगारों का समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जो मानसिक कार्य करता है कहलाता है, ठीक। आज देखो मानसिक कार्य की बात आ गई, तो देखो किसान मानसिक कार्य नहीं करता है, प्लम्बर भी मानसिक कार्य उतना नहीं होता है, वो भी कुशलता प्राप्त हो, ठीक। कारीगर, ये लोग इतने ज़्यादा कुशलता प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, डिग्री जिसको कह सकते हैं। तो ये कौन होते हैं? सफ़ेद पोस्ट कार्यकर्ता, ठीक। ये जो होते हैं ये उच्च योग्यता प्राप्त कुशल होते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, ठीक। जैसे सफ़ेद पोस्ट में नौकरियां आती हैं और बहुत सी चीज़ें आती हैं, खासकर जैसे प्रबंधन नौकरियां हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, चिकित्सा हो गया, प्रशासन, सफ़ेद कॉलर नौकरियों के उदाहरण हैं ये सब। ये सफ़ेद जो है कॉलर कहा जाता है, यानी कि सफ़ेद कॉलर तो उनके लिए वैसे यूज किया जाता है जो लोग रिश्वत वगैरह नहीं लेते, लेकिन आज के टाइम में सफ़ेद कॉलर कोई होता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? चलिए मोजिला फायरफॉक्स, विकीपीडिया, गूगल क्रोम और ओपेरा। तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और ओपेरा ये तीनों आपके ब्राउज़र हैं। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया एक आपकी
वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती है। और विकिपीडिया जो है इस पे ये वेबसाइट बनाई जो गई थी, ये 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी। और इसको ये कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि अपने लेख लिख सकें, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे लोगों ने अपने लेख लिखना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम में विकिपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे आप अपनी जानकारी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हाँ, जितने भी ये लोग जो अभी कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन देख रहे हैं और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग यहाँ पे ज़रूर आंसर देंगे कि विकिपीडिया के 2 लोग जो थे जिन्होंने बनाया था विकिपीडिया को, उनका नाम क्या है। ये आप आंसर बताओगे कमेंट में कि इसका नाम क्या है। चलिए, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। चलिए, ये जनजाति जो है, देखिए, पाकिस्तान, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ठीक। जुलू जनजाति भारत और पाकिस्तान में तो पाई नहीं जाती है, चीन में तो जनजातियों का नाम उस तरीके से है ही नहीं। अब बचता है दक्षिण अफ्रीका, तो बच्चा ये दक्षिण अफ्रीका। तो जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। बाकी जुलू जनजाति जो है वो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक देशों में भी मिलते हैं, यहाँ पर भी हैं लेकिन कम कम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। अब देखिए, ये अभी उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे, तब जब कांग्रेस की बात हुई थी तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या था। एनी बेसेंट के बारे में भी बताया था, बाकी जो भी हैं इनके बारे में भी बताया था मैंने। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है एनी बेसेंट, दूसरा है व्योमकेश चंद्र बनर्जी, तीसरा है JB कृपलानी और डी क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम अध्यक्ष की बात की है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. होम ने की थी, ठीक है। कब हुई थी, 1885 में हुई थी। तेरह नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था। मदर इंडिया, लगान, सलाम बॉम्बे और कर्मा। तो देखो जब फिल्म की यहाँ पे बात चल रही है, ये देखिए सारी की सारी बहुत पुरानी फिल्म है और इसमें जो है देखा जाए तो मदर इंडिया जा चुकी है ऑस्कर के लिए, लगान जा चुकी है, सलाम बॉम्बे ये भी जा चुकी है। कर्मा जो है आपकी वो ऑस्कर के लिए नहीं गई थी, यानी कि ऑस्कर के लिए नामित नहीं हुई थी, ठीक है। मदर इंडिया कब की है, ये 1957 में नामित हुई थी ऑस्कर के लिए, ठीक है। और लगान जो है 2001 में हुई थी और सलाम बॉम्बे 1988 में, ये मैं लिख देता हूँ 1957 में, लगान 2001 में और ये 1988 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी। ये जो है पुस्तक, अब जब हम लोगों ने पुस्तक जो एक मैंने वीडियो डाल रखा है अपने ही चैनल पे बुक एंड ऑथर के नाम से, आप बुक एंड ऑथर के नाम से जो है उसमें जाइएगा, आपको मिलेगी। स्टैटिक जीके वाले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगी बुक एंड ऑथर, या आप वीडियोज में डायरेक्टली देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगी बुक एंड ऑथर। आप जाइएगा, उसमें ये किताब बहुत बार आई है, ठीक है। और ये अभी तक तीसरी बार आई है। ये हम लोग जितने भी जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें ये तीसरी बार आई है कि वाई आई एम हिंदू। ये पुस्तक किसने लिखी है, ये शशि थरूर ने लिखी है, ठीक है। इसी तरीके की जो पुस्तक है शशि थरूर ही लिखते हैं, ठीक। थोड़ी सी विवादित जो होती है इस तरीके की, बाकी इनकी और भी पुस्तकें हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बुकलेस इन बगदाद, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये भी इन्हीं की हैं, ठीक। चलिए कुछ और पुस्तकें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हेड्स एंड टेल्स, मेनका गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट। सुइटेबल बॉय, गोल्डन गेट, टू लाइव्स किसकी है, विक्रम सेठ की। लेट्स किल गांधी किसकी है, तुषार गांधी की। सिलेक्शन डे किसकी है, अरविंद डिक की। माई लाइफ किसकी है, बिल क्लिंटन की। द रोड अहेड, बिल गेट्स की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, जो मेन थी वो यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। आप इनको देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपको एक बुक जरूर देखने को मिलेगी, एक नंबर आपका बुक जरूर देगी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। चलिए, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और उरूक।
देखो सिंधु घाटी सभ्यता की बात आएगी तो देखो आपको हड़प्पा भी मिलेगा, लोथल भी मिलेगा और मोहनजोदाड़ो भी मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? उरुग नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ये तो है ही। चलिए फिर देखिए जो हड़प्पा स्थल थे और उनकी जो स्थिति अभी करंट में है वो कहाँ पे मिले थे, चलिए कुछ उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे मांडा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंग राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और लोथल गुजरात में है। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ स्थल थे जो इंडिया में हैं, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? कब था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? 1865, 1675, 1765, 1965। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि सारे के सारे 65 वाले हैं, तो 75 वाले को तो आप ऐसे ही कट कर दीजिए। ठीक, फिर अब बचता क्या है? उसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? ठीक है, तो देखो ये प्राप्त किया था 1765 में। ठीक है, 1765 में क्या हुआ था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल को जो है दीवानी से मुक्त कर दिया था। ठीक है, दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। ठीक है, बंगाल की जो दीवानी मुगल सम्राट थे उन्होंने। फिर बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसी के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर जाफर था। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, यही कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। चलिए 17 नंबर देखिए। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? चलिए अपोलो 17, लूना 9, स्पुतनिक 25, रिंजन कौन 6। देखिए मैं आपको बता दूं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम लोग मूवी तो बहुत देखते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, जितने भी लोग आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने मूवी नहीं देखी है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग मूवी देखते हो तो उनमें क्या होता है, उनमें फालतू की चीज़ों पे आपका दिमाग बहुत दौड़ता है, वो तो आप याद रखते हो, बट जो काम की चीज़ें होती हैं वो आपको ध्यान नहीं रहती हैं। जैसा मैं आपको 2 फिल्मों के नाम बताता हूँ, उनमें इस जो विमान जो यानी कि यान था उसका नाम कई बार लिया गया है। जैसे आपको कैप्टन अमेरिका, ठीक है, इसमें भी वो कहता है कि जब कैप्टन अमेरिका को जब वहाँ पे लेके गए थे, वो वहाँ की बात करता है। दूसरा आपको ट्रांसफार्मर में बताता है कि जब वो वहाँ पे उसको लेके गए थे, वहाँ पे उतारा था प्लान, तो उन लोगों ने परछाई देखी थी। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे उसमें डायलॉग्स हैं। तब भी आया था कि लूना 9, ठीक है, तब सुरक्षित उतारा गया था। क्या नाम था उसका? लूना 9 था। और ये उतारा किसने था? सोवियत संघ। ठीक, सोवियत संघ ने उतारा था 3 फरवरी 1966 को। ठीक है, चलिए बाकी नील आर्मस्ट्रांग गए थे, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग किस विमान मतलब किस यान से गए थे? तो ये अपोलो 11 से गए थे। किससे गए थे? अपोलो 11 से। कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को गए थे नील आर्मस्ट्रांग। चलिए 18 नंबर देखिए। भारतीय रुपए का मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया है? भारतीय रुपए का मुद्रा प्रतीक यानी कि इसकी बात हो रही है ये। ठीक है, ये कब अपनाया गया है ये बात हो रही है। चलिए तो देखो कौन कौन साल दे रखे हैं, 2000, 1995, 2010 और 2018। ये रुपए की बात करेंगे तो ये दोनों साल तो आपको ऐसे ही कट कर देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, और ये जो है रुपए का जो आधिकारिक जो मतलब प्रतीक है ये जल्दी ही अपनाया गया। ठीक है, तो इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था? ये उदय कुमार थे। कौन थे? ये उदय कुमार थे। ये आर्किटेक्चर है, भारतीय करेंसी के डिजाइनर हैं, इन्होंने ही इसको डिजाइन किया था और ये आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था 2010 में। ठीक है, चलिए हाँ, और आपको एक तो ये तो पता ही होगा कि जो अब भारतीय मुद्रा की बात चल रही है तो रिजर्व बैंक ना है ऐसा हो नहीं सकता है। तो रिजर्व बैंक जो है कब बना था? तो दोस्तों बना था रिजर्व बैंक 1935 में। उसका पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि इसमें कोई भी छूट नहीं है, आपको यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा देखने को ही मिलेंगे। तो इसमें अगर आप चूकते हैं तो भैया फिर आप चूक गए। ठीक, चलिए फिर से भाई 17, 18 है, 18 के बाद 19 पे चलते हैं।
चलिए देखिए, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? इंडियन बैंक। अभी तो नया खुला, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे नए हैं। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये सबसे पहले खुला था। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर ये आरबीआई के तहत आता है। आरबीआई के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि आरबीआई की स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक, वहाँ से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है वो आरबीआई है। ठीक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो सबसे पहला बैंक था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का प्रयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? देखो, TCP मैंने उस दिन भी बताया था कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। चलिए फिर अब इसमें ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। देखो, टेम्परेरी कंप्यूटर प्रोटोकॉल, तो इसको ऐसे कट कर दीजिए। ट्रांसमिशन कंप्यूटर प्रोग्राम तो होता ही नहीं है, P से प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो अभी मैंने बताया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो आपका ये थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंटरनेट से जुड़े हुए प्रोटोकॉल हैं। आप जो इंटरनेट पे वर्क करते हैं, इंटरनेट पे आपका जो काम है, ये इन्हीं प्रोटोकॉल्स के। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का एक संग्रह होता है, नियमों का एक समूह होता है, उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए भाई, 1950, 1947, 1993, 1857। तो 1857 तो यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, अब आते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो इसको भी कट कर दीजिए, तब मानवाधिकार आयोग आया नहीं था। फिर 1951-52 में तो पहली संसद ही बनाई गई थी। जब तक संसद नहीं बनेगी तब तक आयोग बन नहीं सकते, तो 1950 को भी खंडित कर दीजिए। अब बचता क्या है? 1993। तो आपका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए, इतने यहाँ से इंपॉर्टेंट थे, आपको पता चल गए। चलिए, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री, ठीक है, एक्टिंग पीएम, जिन्होंने मतलब चुनाव के तहत नहीं बनाए गए, वो किसी रीजन की वजह से, किसी ऐसी मजबूरी की वजह से प्रधानमंत्री बनाए गए, जिनको सिर्फ कार्यकारी के लिए बनाए गए। और ये भी आपको बता दूं, ये एक ही हैं और ये बने भी 2 बार हैं। तो कौन थे? चलिए देखते हैं। एचडी देवगौड़ा? नहीं। बीपी सिंह? नहीं। गुलजारी लाल नंदा? बिल्कुल भैया, गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, और बाकी चौधरी चरण सिंह जो हैं, मैं आपको बता दूं, जो चौधरी चरण सिंह हैं वो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। वो ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। और विश्वासनाथ प्रताप सिंह जो थे वो विश्वास मत प्राप्त करने वाले, जैसा कि उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और वो विश्वास ही प्राप्त नहीं कर पाए थे, वो असफल हो गए थे, तो प्रधानमंत्री बनी नहीं। वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाया था। ठीक है, मोरारजी देसाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा उम्र के, और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ 22 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो थे वो आपको देखिए मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आप लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी मत चूकिए। और यहाँ से आप लोग जो है इनको जरूर देखिए, क्योंकि CHSL के पेपर अब आपके होली खत्म स्टार्ट हो रहे हैं, और जो CHSL के पेपर मिलेंगे आपको वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि GS का पैटर्न इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि देखिए वो CHSL और MTS में बहुत ज़्यादा अंतर है, ग्रेड पे का अंतर है, तो इसलिए इनके सिलेबस में भी अंतर आएगा। तो CHSL के पेपर से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा, बाकी CHSL के पेपर में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो MTS के लेवल से थोड़े से हाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को भाई दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग जो है जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।